मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में, जो कि रहेगी BHDC 131 हिंदी साहित्य के असाइनमेंट के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि उन्हें इसका असाइनमेंट चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। आज की वीडियो में हम इसी असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक इग्नू की रिलीज डेट शीट को लेकर भी वीडियो बनाई थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इग्नू की डेट शीट से रिलेटेड एक और नई नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड प्रोजेक्ट, इग्नू सोल असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट और स्टडी नोट्स की जानकारी दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसका असाइनमेंट लिखना है और उनके आंसर क्या क्या रहेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना है इग्नू असाइनमेंट। जैसे ही आप इसको लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको इग्नू की एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं webservices.ignu.ac.in। जैसे ही आप इसमें पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस के प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दिखाई देगी। हम बात कर रहे हैं बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स को लेकर। जैसे आप बैचलर डिग्री पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैचलर डिग्री से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दिखाई देगी। आज हम बात कर रहे हैं BHDC 131 हिंदी साहित्य के असाइनमेंट को लेकर के। तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर BHDC का सब्जेक्ट दिखाई देगा। यह सब्जेक्ट केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, यह इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट नहीं है। यह हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट रहेगा। आप जैसे ही यहाँ पर BHDC के इस असाइनमेंट लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगा। इस PDF को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगी इसकी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर पहली नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, स्तरीय कार्य को आरंभ करने से पहले पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़िए। तो कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट रहते हैं, सर असाइनमेंट कैसे लिखना है, क्या करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप अगर वीडियो को हमारे को पूरा देखते हैं तो आपको हम हर वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि कुछ बच्चों के है कि कैसे मतलब फाइल बनाएं, कैसे क्या क्या करें। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके ये खुद ही अपने आप प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे। आपको जो भी असाइनमेंट है वो सारे इग्नू की ही ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के। आप जैसे इसमें नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास, और यह इसका कोड रहेगा BHDC 131। दूसरा, आपको यह चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि यह 24 से 25 सेशन का होगा। कई केसेस में अभी तक क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं किए गए हैं, वो इग्नू की तरफ से जैसे ही अपडेट कर दिए जाएंगे आपको उसके बारे में भी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। इसमें आपको पहली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जो कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। 10 अंक के प्रश्नों के उत्तर 800 शब्दों में तथा 5 अंक के प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। तो इसमें आपको पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दी गई है। आपका यह क्वेश्चन और डाउट भी दूर हो जाता है कि आपको इन क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, कितने पेजों का लिखना है। बट आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा अपनी असाइनमेंट को थोड़ा खुला सा लिखना चाहिए, ताकि आपका जो पेज कंजप्शंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो सके और आपके जो नंबर हैं वो कम डिडक्ट हों।
तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से 3 भाग देखने को मिलेगा, जिसमें पहला भाग है खंड 1 पर आधारित है, जिसमें आपको 2 पर्सन देखने को मिलेंगे और दूसरे पर्सन के 3 भाग देखने को मिलेंगे। इसमें पहला पर्सन आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर विचार कीजिए, जो कि 10 अंक का रहेगा। उसके बाद आपको इसमें 3-3 अंक के 5-5 अंक के 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि है संत काव्य, रीति आंदोलन की विविध परिस्थितियां और रहस्यवाद। तो कुछ इस तरीके से आपका 25 मार्क का भाग 1 रहेगा। अब हम बात करते हैं भाग 2 की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पहला प्रश्न भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त मतों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद इसमें आपको चौथा प्रश्न देखने को मिलेगा छायावाद काव्य परंपरा क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। राम भक्ति काव्य के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आपको छठा प्रश्न देखने को मिलेगा निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए, जो कि है रीति सिद्ध काव्यधारा और प्रस्तादोत्तर युगीन हिंदी नाटक। तो ये दोनों 5-5 अंक के रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको भाग 2 जो कि 40 अंक का देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे भाग 3 की, जिसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 7वां प्रश्न रहेगा द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर विचार कीजिए। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको फिर 9th क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका पहला भाग रहेगा राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा, दूसरा भाग रहेगा हिंदी कहानी में स्त्री स्वर, तीसरा रहेगा आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें 15 मार्क्स का 9th क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके आंसर्स को लेकर के। तो आइए दोस्तों, इसके आंसर के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा कुछ आपको असाइनमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है हिंदी साहित्य का इतिहास 24 और 25 के लिए भाग 1 से 4 खंड पर आधारित BHDC कोड 131 को लेकर के। अब हम बात करेंगे इसके पहले प्रश्न को लेकर के, जो कि आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य काल के विभाजन की समस्या पर विचार कीजिए। इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा मुख्यतः हिंदी साहित्य काल का विभाजन की समस्या उस समय की सामाजिक, राजनीति और सांस्कृतिक परिस्थितियों का परिचारक है, जबकि साहित्य प्रवृत्तियों में विभाजन और विविधता उत्पन्न हुई थी। हिंदी साहित्य के विभिन्न काल को समझने के लिए हमें इसके विभाजन के पीछे के कारणों और उसके प्रभाव को महत्वपूर्ण समझना होगा। तो अब हम इसके आंसर में बात करेंगे, इसके जो भी कारण रहे होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपको पहला जो कारण है वो देखने को मिलेगा आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल या भारत साहित्य का प्राचीनतम काल भारतीय प्राचीन साहित्य की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस काल में सहायक रचनाओं के रूप में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें आदिकाल को डिस्क्राइब किया है। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है मध्यकाल। मध्यकाल में हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य की सामान्य परंपराओं में विभाजन देखने को मिलता है। इस काल में संस्कृति और साहित्य की तब्दील हुए रूपों और नए धार्मिक और सामाजिक आदान प्रदान की उत्थान संकेत में थे। तो कुछ इस तरीके से इसमें मध्यकाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विकास तेजी से हुआ और विभाजन के अंतर्गत नई धाराएं उत्पन्न हुई। इस काल में व्यक्तिगत समाजवाद और नए विचार को साहित्य रूप से अभिव्यक्त पाने की कोशिश की गई। यहाँ लेखकों ने अपने विचारों को नई रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कुछ इस तरीके से आपको आधुनिक काल देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके विभाजन के जो कारण रहे उनके बारे में, किन किन कारणों की वजह से विभाजन हुआ, जिसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नता। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की मुख्य वजह संस्कृति और धार्मिक विभिन्नता थी। विभिन्न क्षेत्रों में विकास से स्थानीय साहित्य अपने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अनुसार विकसित हुआ। इसके बाद आपको इसके विभाजन का दूसरा कारण देखने को मिलेगा, जो कि है राजनीतिक और समाजवादी परिवर्तन। आधुनिक काल में साहित्य विविधता के अंतर्गत राजनीतिक और समाजवादी विचारों के प्रतिनिधित्व किया गया। इसने साहित्य उत्थान में विविधता और उत्प्रेरणा की नई दिशाएं खोली। उसके बाद आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य काल के विभाजन ने इसे एक
संदर्भित और विविध साहित्य परंपरा बनाने में मदद की। यह काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध जैसे विभिन्न रूपों में साहित्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य काल विभाजन ने इस एक सौदरित और विविध साहित्य परंपरा बनाने में मदद की। यहाँ काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध जैसे विभिन्न रूपों में साहित्य रचनाओं का विकास हुआ है और हर काल में अपनी विशेषताओं के साथ प्रकट हुआ है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो कि रहेगा नए विचारों की प्रेरणा। हर काल में हिंदी साहित्य के लेखकों ने नए विचारों को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया है। आदिकाल में धार्मिक और दार्शनिक विचारों का प्रचार हुआ है। मध्यकाल में प्रेम काव्य और भक्ति साहित्य ने प्रमुखता पाई है और आधुनिक काल में सामाजिक और राजनीतिक विचारों को साहित्यिक रूप से अभिव्यक्त किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगी सामाजिक परिवर्तन के अभिव्यक्त, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य के काल में विभाजन ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का समस्यापूर्ण अभिव्यक्त किया है। आधुनिक काल में विभिन्न लेखकों ने व्यक्तिगत और सामाजिक विचारों को उच्च स्तर पर अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनकी रचनाएं समाज में चर्चा और विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा साहित्यिक संगठन और प्रगति की हेडिंग, जिसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी लास्ट हेडिंग की, जो कि रहेगी समाप्ति। इस प्रकार हिंदी साहित्य काल विभाजन की समस्या का एक सर्वदृढ़ साहित्यकार परंपरा के रूप में देखी जा सकती है, जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं को साहित्यिक रूप में अभिव्यक्ता दी है। हर काल ने अपनी विशेषताओं और महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को साहित्यिक रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे हिंदी साहित्य का विकास हुआ और समृद्धि हुई। तो कुछ इस तरीके से आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। इसमें आपको हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से और उसका डिस्क्रिप्शन हमेशा ब्लू पेन से लिखना होगा। अगर आप चाहें तो इसका प्रश्न भी आप ब्लैक पेन से लिखें। अगर आप अपने असाइनमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप अपने हेडिंग को अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा और हर एक प्रश्न के बाद आप उसके नीचे लाइन ज़रूर लगाइएगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न की, जो कि रहेगा निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए। पहला आपको देखने को मिलेगा, जो कि है संत काव्य। संत काव्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अनूठा अंग है, जो आध्यात्मिक उन्नति, धर्मानुष्ठान और भक्ति के संदेशों को सरल और संगीतमय भाषा में प्रस्तुत करता है। यह काव्य संतों और साधुओं के जीवन, उनके धार्मिक अनुभव और उनके भगवान के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ता को देने का माध्यम है। संत काव्य की विशिष्टता, तो इसके आपको कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा भक्तिपूर्ण भावनाएं। संत काव्य में भक्ति, प्रेम और देवोत्मा के भाव प्रमुखता प्रकट होते हैं। ये काव्य धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है और उनके अंतर्निहित अर्थों को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। इसके बाद आपको इसकी नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है जीवन का संदेश। संत काव्य में संतों के जीवन के अनुभव, उनकी ध्यान योग्यता और उनके भगवान के प्रति अनुराग का वर्णन होता है। इसके माध्यम से पाठकों को उनके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में नई प्रेरणा मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आपको जीवन का संदेश देखने को मिलेगा। उसके बाद है साधना और उपासना का माध्यम। संत काव्य उपासना, साधना और अनुष्ठान के माध्यम से मानव जीवन की महत्वपूर्णता को समझता है। यह काव्य मानवता के अच्छे गुणों को बढ़ावा देने के साथ साथ अत्यधिक आध्यात्मिक समृद्धि की ओर प्रेरित करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको साधना और उपासना का माध्यम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है सरल और सुंदर भाषा। संत काव्य की भाषा सरल और सुंदर होती है, जिससे काव्य का संदेश समझने में आसानी होती है। यह काव्य भक्ति के आध्यात्मिक के भाव को संवेदनशील के साथ व्यक्त करता है। उदाहरण इसका आपको देखने को मिलेगा भारतीय संत साहित्य में संत कबीरदास, संत तुलसीदास और संत सूरदास जैसे महान कवि की रचनाओं में भक्ति, निष्काम कर्म और दिव्यता के संदेश प्रमुख है। इन संतों ने अपने काव्यों में मानवता के लिए नई दिशाएं प्रस्तुत की हैं और आध्यात्मिक सुधार के लिए प्रेरित किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि रीति आंदोलन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रीति आंदोलन भारतीय साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है, जिसने व्यवहारिता, साहित्य, सौंदर्य और देशभक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य साहित्य रीति और शैली के माध्यम से समाज में नई शिक्षाएं प्रदान करना था।
रीति आंदोलन के विविध परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको परिस्थितियों के कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सामाजिक परिवर्तन इसका पहला पॉइंट रहेगा, जिसमें हमने लिखा है रीति आंदोलन का समय विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। जैसे मुगल साम्राज्य के अंत के बाद भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव। यही समय था जब भारतीय समाज में नई सोच और विचारों की मांग थी और रीति काव्य इनमें महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, जो कि रहेगा साहित्यिक सौंदर्य। रीति आंदोलन के दौरान साहित्यिक सौंदर्य का प्रशंसकों के बीच में विकास करना था। कवियों ने उत्कृष्ट भाषा, साहित्य, रीति और कवि भावनाओं के माध्यम से साहित्य अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया और नई शैलियों का निर्माण किया। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा राष्ट्रीय भावना। रीति आंदोलन ने भारतीयता और राष्ट्रीय भावनाओं को साहित्य रूप में प्रस्तुत किया। कवियों ने अपनी रचनाओं में देशभक्ति, स्वतंत्रता के प्रेरित प्रेरणा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। उसके बाद इसमें विभिन्न प्रांतीय साहित्य परंपराएं। रीति आंदोलन में भारतीय साहित्य में विभिन्न प्रांतीय साहित्य परंपराओं को एकत्रित किया गया है, उन्हें एक संस्कृति एकता में संयमित किया। इस आंदोलन ने भारतीय साहित्य को समृद्ध और विविध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार रीति आंदोलन ने भारतीय साहित्य को एक नया दौर दिया और साहित्य रूप में समाज के विभिन्न पहलुओं का समर्थन किया। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के तीसरे भाग की, जो कि रहेगा रहस्यवाद। रहस्यवाद साहित्य इतिहास का रूप है जिसमें अद्वितीयता और अनुसुलझाव भारी मात्रा में प्रदर्शित होते हैं। यह साहित्य प्रयास है जो पाठक को गुप्त और अज्ञात संसार में ले जाता है, जिसे कि उन न केवल मनोरंजन मिले बल्कि यह विचार भी करें कि जीवन में हमारे अद्वितीय और रहस्यमयी पहलू क्या हैं। अब हम बात करेंगे रहस्यवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इनके भी कुछ पॉइंट हमने डिस्क्राइब किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट अद्वितीयता का प्रस्तुतिकरण। रहस्यवाद साहित्य ने अपने पाठकों को अद्वितीय और असाधारण घटनाओं की दुनिया में ले जाता है। इसमें रहस्य घटनाओं और व्यक्तियों के चरित्र के पीछे छिपी बातों का खुलासा होता है, जो पाठक को चिंतन के लिए प्रेरित करता है। इसमें आपको दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा साहित्य रहस्यमयता। इस प्रकार के साहित्य में रचनात्मक प्रत्यक्ष और समस्यात्मक ढंग से अपनी कहानी को प्रस्तुत करते हैं, जिसके पाठक धीरे धीरे उसके अर्थ संदेशों को समझाने में व्यावसायिक होता है। अब हम बात करेंगे इसके विचार प्रेरणा के बारे में, जो कि रहेगा रहस्यवादी पाठक को विचार करने और स्वयं के भीतरी रहस्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उसकी दृष्टि में नए अद्वितीय संभावनाओं की ओर ले जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यापक संस्वाद, जिसमें आपको देखने को मिलेगा रहस्यवादी साहित्य अपने व्यापक संस्वादिता के कारण पाठकों को नए असाधारण संदेशों को समझने की बाधाओं से बाहर निकालता है। इसके माध्यम से साहित्य काव्य में नई अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, पाठकों के विचारों को परिवर्तित किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें रहस्यवाद के बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके भाग 2 की, जो कि आपको देखने को मिलेगा तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि है भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त मतों का उल्लेख कीजिए। जिसका आंसर आपको देखने को मिलेगा भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत। तो इसमें हमने कुछ इसके राजनीतिक कारण और उनके मतों के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा भक्ति आंदोलन 12वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में हुआ एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन था। इस आंदोलन के उदय के पीछे अनेक कारण थे, जिन पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है, जिसमें इसके कारण आपको देखने मिलेंगे सामाजिक और राजनीतिक कारण। इन पर किस किस विद्वान ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी डॉक्टर A.K. रामानुज। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक अराजकता का प्रतिफल था। 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के आगमन में से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हुई। इससे जनता ने असुरक्षा और निराशा का माहौल था। भक्ति आंदोलन ने लोगों को इस निराशा से उबारने के और आत्म शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया। इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर राधाकृष्ण की। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन जाति पाति, छुआछूत जैसी समस्याओं, बुराइयों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ शुक्ल की। उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित था।
इस्लामी शासन के प्रभाव से भारतीय संस्कृति पर संकट पैदा हो गया था। भक्ति आंदोलन ने लोगों को अपनी संस्कृति और मूल्य के प्रति जागरूक किया। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 2, जो कि है धार्मिक कारण। डॉक्टर श्री राम गोपाल, उनका मानना है कि आंदोलन कर्मकांड और बाह्य धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति प्रतिक्रिया थी। 12वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म में कर्मकांड और रीति रिवाजों का अत्यधिक महत्व हो गया था। भक्ति संतों ने इन भव्य अनुष्ठानों के मत महत्वहीन बताया और प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति का धर्म का सार बताया। डॉक्टर हाजरी प्रसाद द्विवेदी, उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन वैष्णव धर्म के भक्तों का पुनरुत्थान था। वैष्णव धर्म में भक्ति को सदैव से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भक्ति संतों ने इस भक्ति तत्व को जन सामान्य तक पहुंचाया और व्यापारिक स्वीकृतियां दिलाई। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा। उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन एक शरूयात की भावना है से प्रेरित है। भक्ति संतों ने ईश्वर की उपासना पर बल दिया और बहुवेवाद का विरोध किया। इसके बाद इसमें आपको अगली हेडिंग देखने को मिलेगी, इसमें है हम आर्थिक कारण, जिसमें डॉक्टर एस.के. दीक्षित, उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उदय का परिणाम था। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इससे ग्रामीण जनता में आर्थिक समृद्धि आई और वे धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगे। डॉक्टर डी.एन. दत्ता, उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन में व्यापारियों और शिल्पियों के वर्ग के उदय से प्रेरित था। व्यापारियों और शिल्पियों का वर्ग धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा था। भक्ति आंदोलन ने इस वर्ग को धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण सभी परस्पर जुड़े हुए थे। सामाजिक अराजकताओं और राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों को धर्म का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं कर्मकांडों के बोझ और धार्मिक जटिलताओं ने सरल और प्रेम में भक्ति की राह, प्रशासन की राष्ट्रीय चेतना और धार्मिक समानता की भावना भी भक्ति आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि उपरोक्त विद्वानों के मतों के अलावा भी भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में कुछ भिन्न मत मौजूद है, जिसमें पहला आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है विरोधी मत। रामचंद्र शुक्ल, उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन पराजय और निराशा की भावनाओं से उत्पन्न हुआ। मुस्लिम शासन के कारण उत्पन्न असहाय लोगों ने भक्ति का सहारा लिया और इस मत को व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया। उसके बाद है आधुनिक मत। वर्तमान में कई विद्वान भक्ति आंदोलन को वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन ने वैदिक परंपरा के एकाश्वृद्धि और प्रेम तत्वों को पुनः जीवित भक्ति आंदोलन ने वैज्ञानिकता की। उसके बाद है कुछ विद्वानों का विचार था कि भक्ति आंदोलन का उदय सूफी संतों के प्रभाव से भी जुड़ा है। सूफियों की सहिष्णुता और एकतावाद की भावना ने हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन को प्रभाव दिया। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर बहस जारी है। उपरोक्त विद्वानों के मत आंदोलन की जटिलता और बहुआयामी रूप को उजागर करते हैं। यह माना जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का उदय किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक इसमें सम्मिलित प्रभाव से हुआ है। भक्ति आंदोलन का भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस आंदोलन ने भक्ति भावनाओं को जन जन तक पहुँचाया और क्षेत्रीय भाषाओं को साहित्यिक भक्ति व्यक्त का माध्यम बनाया। भक्ति संतों की वाणी में भक्ति, प्रेम, समाज सुधार और राष्ट्रीय चिंतन का संदेश सहमित है। भक्ति आंदोलन आज भी भारतीय समाज की सहिष्णुता और भाईचारा और प्रेम का संदेश देता है। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि चौथा प्रश्न, छायावाद काव्य परंपरा क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। अब हम बात करेंगे इसके परिचय की, जो कि रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक युग और काव्य धाराओं से विभाजित है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कलाखंड है छायावाद, जो 1918 से 1936 तक फैला हुआ है। इससे रोमांटिक युग भी कहा जाता है। इस काव्यधारा में कल्पना, भावना, प्रतीकवाद और सृजनशीलता का विशेष महत्व है। छायावाद का नामकरण छाया शब्द से हुआ, जो कि अनुसरण और प्रतिबिंब का अर्थ होता है। छायावादी कवियों ने प्राकृतिक प्रेम, रहस्यवाद, दार्शनिकता और सामाजिक सरोकारों को अपनी रचनाओं में विषय बनाया। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताएं की, जिसमें कि अनेकों विशेषताएं हैं, जिसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी अभिव्यक्ति। छायावादी कवि अपनी अभिव्यक्ति, भावनाओं और
अनुभवों को व्यक्त करने पर जोर देता है, उन्हें सामाजिक रूढ़िवादियों और परंपराओं से मुक्त होकर अपनी कल्पना और भावनाओं को उड़ान भरने दी। सौंदर्यबोध, छायावाद कवि सौंदर्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। उन्होंने प्राकृतिक प्रेम, नारी और जीवन के अन्य पहलुओं में सौंदर्य की अभिव्यक्ति की। उसके बाद इसमें आपको अगली हेडिंग देखने मिलेगी जो कि है कल्पना शक्ति। छायावादी कवि कल्पना शक्ति के धनी थे। संगीतशीलता, छायावादी कवि अपनी रचनाओं में लय और ताल का विशेष ध्यान रखते थे। प्राकृतिक प्रेम, छायावादी कवियों को प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था। रहस्यवाद, छायावादी कवि आध्यात्मिकता और रहस्यवाद के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा जैसे विषयों पर गहन चिंतन किया। सामाजिक सरोकार, छायावादी कवियों ने सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की स्थापना की वकालत की। इसमें प्रमुख छायावादी कवि के बारे में हम बात करेंगे जो कि है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने छायावाद के अग्रणी कवि हैं, जिन्होंने कामिनी, आंसू, चित्रधार जैसी रचनाएं लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी, गीता, अनामिका, तुलसीदास जैसी रचनाओं में प्रसिद्ध है। सुमित्रानंदन पंत, पल्लव, ग्रंथिका, लोकयात्मक जैसी रचनाओं के रचयिता। महादेवी वर्मा, नीरज यामा ने दीपशिखा जैसी रचनाएं को प्रसिद्ध हैं। पंत, विनय, बादल, गुंजन जैसी रचनाओं के रचयिता हैं। मक्खन लाल चतुर्वेदी, हिंदी गीत, सूर सरोवर, वाणी जैसी रचनाओं के प्रसिद्ध हैं। छायावाद का महत्व, इसमें हम कुछ बिंदु हैं जिनसे इसे समझा जा सकता है, जिनके बारे में बात करेंगे। पहला इसका बिंदु रहेगा हिंदी साहित्य का समृद्धिकरण। छायावादी कवि ने साहित्य को समृद्ध किया और उसे नई दिशा दी। इस काव्य धारा के माध्यम से हिंदी भाषा में भावनाओं की गहराई और कल्पनाशीलता का समावेश हुआ। अब हम बात करेंगे इसके एक अगले पॉइंट की जो कि भाषा और शैली में नवीन प्रयोग। छायावादी कवियों ने भाषा और शैली में नवीन प्रयोग किए। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को साहित्य अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने तद्भाव और देश शब्दों को 15 से प्रयोग किया और भाषा में शब्द संपत्ति का विस्तार हुआ तथा साथ ही उन्होंने अलंकारों और छंदों का प्रयोग भी अनुभव तरीके से किया। कल्पना और भाव और संगीतशीलता का नया आयाम। छायावादी काव्य ने हिंदी साहित्य में कल्पना, भावना और संगीतशीलता का नया आयाम स्थापित किया। कवियों ने प्रतीकों, बिंबों के माध्यम से अपनी कल्पना को उड़ान दी। भावनाओं की गहराई और तीव्रता को अभिव्यक्त करने में उन्हें विशेष सफलता मिली। सामाजिक सरोकारों और माध्यम आत्मदिकता की चिंता। छायावादी कवियों ने केवल प्रेम और प्रकृति का ही वर्णन नहीं किया बल्कि उन्होंने सामाजिक सरोकारों, आध्यात्मिकता पर गहन चिंतन किया। उन्होंने देश की दशा, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याओं पर अपनी रचनाओं में प्रकाश डाला। उसके बाद आपको इसमें देखने मिलेगा छायावादी काव्य के उदाहरण, जिसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा जयशंकर प्रसाद की कामनी। यह महाकाव्य प्रेम सौंदर्य है जो जीवन के चक्र का अद्भुत चित्र प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी ने मानव सभ्यता के विकास को कामनी और मनोज के प्रेम कथा के माध्यम से दिखाया है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की जो कि रहेगा सुमित्रानंदन पंत का पल्लव। इस कविता ग्रह में प्रकृति का जीवन वर्णन है और कल्पशील बिंब भी बताए जाते हैं। पंत जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों, सुबह शाम, पतझड़ आदि मनमोहक चरित्रण किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही कली इस कविता प्रेम में कोमलता और जटिलता को व्यक्त करती है। निराला जी ने प्रेम की शुरुआत से लेकर उसके पारंपरिक होने तक विभिन्न आयामों को इस कविता में दर्शाया है। महादेवी वर्मा नीरजा, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इस कविता में आध्यात्मिक चेतना और रहस्यवाद के भाव को उकेरा गया है। छायावादी कविता को गहराई से समझने के लिए इन कवियों की अन्य रचनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की जो कि छायावाद। छायावाद का प्रभाव न केवल हिंदी साहित्य बल्कि हिंदी समाज पर भी पड़ा। इस काव्य धारा हिंदी पुस्तकों को भावनाओं की गहराई और कल्पशीलता से परिचित कराया। अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट नंबर 5 की जो कि राम भक्ति काव्य के भव्य सुंदरता पर प्रकाश डालिए। इसके हम बात करेंगे परिचय की। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काव्य से पूर्ण है। भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति का काव्य का विशेष स्थान है। यह काव्य धारा 12वीं से 17वीं शताब्दी तक फैली हुई है और इसमें राम और उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के प्रति भक्ति भाव का प्रतिकरण मिलता है।
इसका पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा भाव्य सौंदर्य। राम भक्ति काव्य का भाव सौंदर्य अत्यंत समृद्ध और विविधता पूर्वक है। इसमें प्रेम, भक्ति, करुणा, वीरता, त्याग, शरणगति, आत्मसमर्पण, दर्शन, रहस्यवाद आदि अनेक भावों का अद्भुत चित्रण मिलता है। इसके प्रमुख भाव, जिसमें पहला पॉइंट आपको देखने को मिला प्रेम। राम भक्ति काव्य में प्रेम का भाव सर्वप्रिय है। राम भक्ति के प्रति भक्तों का प्रेम अगाध, निस्वार्थ और अटूट होता है। यह प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम भी है। भक्ति, राम भक्ति काव्य में भक्तिवाद अत्यंत गहन और मार्मिक है। भक्ति राम को कोई ईश्वर का अवतार मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि है करुणा। राम भक्ति काव्य में करुणा का भाव पर चारु मात्रा में मिलता है। राम अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और करुणावान है। इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वीरता। राम भक्ति में काव्य में वीरता का महत्वपूर्ण भाव भी महत्वपूर्ण है। राम रावण जैसे राक्षसों का वध करते हैं और धरती को उनकी क्रूरता से मुक्त कराते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी त्याग। राम भक्ति काव्य में त्याग का भाव भी प्रेरणादायक है। राम अपनी प्रिय पत्नी सीता का त्याग करते और वनवास जाते हैं। उसके बाद है शरणगति। राम भक्ति में शरणगति का भाव भी महत्वपूर्ण है। भक्त राम को अपना अर्श्राध्य मानते हैं और उन्हें शरण प्राप्त कराते हैं। आत्मसमर्पण। राम भक्ति काव्य में आत्मसमर्पण का भाव भी प्रेरणादायक है। भक्त अपनी इच्छाओं और स्वार्थ का त्याग करके राम के प्रति संपूर्ण समर्पण करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिला दर्शन। राम भक्ति का काव्य में दर्शन का आध्यात्मिक चिंतन भी मिलता है। भक्त जीवन, मृत्यु, कर्म, मोक्ष आदि विषयों पर गहन विचार करते हैं। रहस्यवाद। राम भक्ति काव्य में रहस्यवाद भी एक महत्वपूर्ण है। कुछ भक्त राम को केवल ईश्वर का अवतार नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर मानते हैं। उदाहरण। राम भक्ति काव्य में भाव्य सुंदरता को समझने के लिए कुछ उदाहरणों का अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें आपको पहला देखने को मिला है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। यह राम भक्ति काव्य का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। इसमें राम के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन है और विभिन्न भावों का अद्भुत चित्रण मिलता है। मीराबाई पद्मावली, सूरदास जी की सूरसागर और रहीम की ब्रह्माशा, तो कुछ इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद राम भक्ति काव्य का भाव सौंदर्य अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इसमें प्रेम, भक्ति, करुणा, वीरता, त्याग और शरणागत, आत्मसमर्पण, दर्शन, रहस्यवाद आदि अनेक भावों का अद्भुत चित्रण मिलता है। इस भाव सौंदर्य में श्री राम भक्ति काव्य को इतना लोकप्रिय और कलयुजित बनाया कि राम भक्ति काव्य न केवल राम की कथा कहता है बल्कि मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करता है। पाठक रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से जीवन जीने की कला, कर्तव्य पालन, सदाचरण और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सीखते हैं। राम भक्ति काव्य की सदियों से भारतीय संस्कृति और समाज को प्रभावित करता है और यह भाव सौंदर्य का एक अमूल्य खजाना है। शैली और भाषा की विविधता। राम भक्ति काव्य ने विभिन्न शैलियों जैसे जिसने इसकी समृद्धि में वृद्धि की है। तुलसीदास जी की अवध शैली, मीराबाई की पद्मावली और राजस्थानी भाषा का प्रयोग, सूरदास जी की ब्रिज भाषा आदि शैलियों ने इस काव्य धारा को समृद्ध बनाया है। इन शैलियों के प्रयोग से राम भक्ति काव्य क्षेत्रीय भाषाओं और जन सामान्य से जुड़ाव रखता है। राम भक्ति काव्य में लोक कथाओं और लोक गीतों का विशेष समावेश मिलता है। लोक कथाओं और लोक गीतों के समावेश से यह काव्य धारा जन धन से जुड़ी है और लोकप्रिय बनती है। अनुदिकता से संबंध। राम भक्ति काव्य आधुनिक समय से भी प्रासंगिक है। भक्ति भाव, सदाचरण, त्याग और कर्तव्य पालन जैसे राम भक्ति काव्य के मूल आज भी समाज के लिए आवश्यक हैं। राम कथा पर आधारित नाटक, टेलीविजन धारावाहिक और फिल्में भी बनाई जाती हैं जो राम भक्ति काव्य को जीवंत बनाए रखती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके उपसंहार की। राम भक्ति काव्य में भारतीय साहित्य का अनमोल रत्न है। इसका भाव सौंदर्य पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। राम भक्ति काव्य विभिन्न शैलियों और भाषाओं के माध्यम से सदियों से भारतीय संस्कृति और समाज को प्रभावित करता है। राम कथा पर आधारित आधुनिक प्रस्तुतियां भी इस काव्य धारा को जीवित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निश्चित रूप से राम भक्ति काव्य का भाव सौंदर्य आने वाले समय में पाठकों को और भी आकर्षित करता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको प्रश्न नंबर 6 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाकी के प्रश्नों की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
और आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड असाइनमेंट, नोटिफिकेशन और सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। हम आपके कमेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके कमेंट्स को पूरा करने की भी कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द रिप्लाई भी करते हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।